हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीरीज 119, जिसमें हम 100 वर्ड्स यानी 10 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में। सीरीज 118 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू कर रहे हैं सीरीज 119। ओके, प्लेलिस्ट अलग से चैनल पर बनाई हुई है। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी सब्सक्राइबर नए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज इजीली आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। ओके, तो लास्ट सीरीज़ में हमने 50 वर्ड्स, तो आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 100 वर्ड्स। आज के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि प्रश्न जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी से काफ़ी बार होता है कि 10 मार्क का एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो आपको हर तरीके से तैयारी करनी है कि किसी भी टाइप का प्रश्न आए आप उत्तर देने में कैपेबल हो। उसी के लिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी वो ये सीरीज़ है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आज के प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अच्छे से पढ़िए, देखिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए ब्लॉक डायग्राम से या फिर अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के उद्भव एवं इसकी भौतिक संरचना का वर्णन कीजिए। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के उद्भव यानी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव कैसे हुआ और इसकी भौतिक संरचना क्या क्या है, डिटेल से इसका वर्णन करना है। तो 2 प्रश्न इसमें समाहित है, दोनों को आपको डिटेल से समझते हुए डिटेल से उत्तर देना है। ओके, डायग्राम भी बनाना है क्योंकि 10 मार्क का प्रश्न है, वैसे भी डायग्राम बनेगा। ज्योग्राफी का है तो उद्भव बता देंगे, भौतिक संरचना है तो वो जितने भी भौतिक संरचना है वो आप मैप पे शो कर दीजिएगा। सबसे पहले हम मरुस्थलीय प्रदेश के उद्भव की बात करें तो उद्भव क्या होगा? अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका हो गया? वेगनर का हो गया। उनके अनुसार जब पृथ्वी का पेंजिया भाग 2 भागों, पृथ्वी का एक भाग था पेंजिया भाग, तो वो 2 भागों में जब टूटता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभक्त होता है या टूटता है, तो दोनों के मध्य क्या होता है? तैतीस सागर का निर्माण होता है। मान लो कि 2 भाग है, पेंजिया एक बड़ा भाग हो गया, उसमें 2 भागों में जब ये टूटेगा तो एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया और बीच में 33 महासागर इसका निर्माण हो जाता है, जिसके किनारे विकसित वन थे और इसके किनारे वन भी विकसित हो गए थे। जलवायु परिवर्तन के कारण वन क्या हो गए? नष्ट हो गए। इससे शुष्कता बढ़ती गई और यहाँ की चट्टानें विघटित होकर रेत में परिवर्तित हो गई। 33 महासागर बन गया और जब वन थे तो धीरे धीरे वन भी क्या हो गए? विलुप्त हो गए। और वन विलुप्त होने से क्या हो गई? शुष्कता बढ़ गई और चट्टानें विखंडित होकर रेत में कन्वर्ट हो गई, जिसके कारण टर्शरी काल में क्या होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। टर्शरी काल में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। इसके प्रमाण के तौर पर वर्तमान में 3 प्रकार का मरुस्थल, जैसे इर्ग रेतीला मरुस्थल जिसको हम क्या बोलते हैं? इर्ग, हमादा जो चट्टानी टाइप का होता है और एक होता है रेग जो कि दोनों का मिश्रित होता है। तो 3 टाइप के मरुस्थलों का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे रेग रेतीला तो कंप्लीट रेत ही रेत होती है, वो हमारा इर्ग हो गया है। चट्टान और चट्टान वाला हमादा कहलाता है और दोनों का मिश्रित रेतीला और चट्टानी दोनों का मिश्रित हमारा रेग कहलाता है। तो तीनों टाइप के मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अब आप इस तरह से डायग्राम यहाँ देख लीजिए, ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। घग्गर का मैदान, शेखावटी, अंतर्प्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल, गोंडवाना, लूनी बेसिन, ये सारा दिया हुआ है। अब मरुस्थल का हम अगर वो देखें संरचना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हो गया हमारा शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीले मरुस्थल में भी हम बात करते तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना हो गया? 41.5%, जबकि 58.5% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। इसी तरह अर्धशुष्क मरुस्थल में हम देखें तो हो गया हमारा घग्गर का मैदान, शेखावाटी, अंतर्प्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि होगी, गोंडवाल, लूनी बेसिन, ये सारे हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल का टाइप हो गए। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर 12 जिलों और वर्तमान में अगर देखें तो 20 जिलों में क्या है? विस्तारित है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है तथा बलुई मिट्टी पाई जाती है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो पथरीला मरुस्थल हो गया, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी में यह विस्तारित पाया जाता है। जबकि अगर हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो पवनों द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। और प्रमुख बालू का स्तूपों के उदाहरण देखें तो जैसे बरखान हो गया, अनुदेधरियो हो गए, अनुप्रस्थ हो गए, पैराबोलिक हो गए, तारानुमा, सब क्रॉपिस आदि हो गए। अगर आपको इनकी जगह भी बताए कि कौन सा बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पाया जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखिए घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, इसमें क्या होता है, चिकनी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, काठी या बग्गी इसमें होते हैं, या काठी और बग्गी भी पाया जाता है। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में आंतरिक चूने के जमाव से जोहड़ सर जैसी संरचनाएं निर्मित हो जाती है। प्रमुख नदी यहाँ पर कांतली हो गई, खंडेला की पहाड़ियों से जो निकलती है नदी। नागौर उच्च भूमि की बात करें तो नागौर डीडवाना जिलों में लवणीय झीलें होती है, जैसे साबर, डीडवाना। कुबड़ पट्टी इसमें पाई जाती है। फ्लोरोसिस की समस्या भी यहाँ पर पाई जाती है। लूनी या गोड़वाट बेसिन बात करें तो पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा में विस्तृत होती है। दलदली क्षेत्र नेहर क्षेत्र कहलाता है। रोई भूमि, लवणीय पादप, पंचभद्रा झील, ये सभी लूनी गोड़वाट बेसिन के भाग होते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रश्न, ये वाला हमने पूरा डिटेल से देखा। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव और इसकी भौतिक संरचना दोनों को हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के समक्ष चुनौतियों को बताते हुए उनके संरक्षण के संबंध में उपायों को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है ये बताना है, साथ ही संरक्षण के संबंध में कौन कौन से उपाय किए गए हैं वो भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वन्यजीव संरक्षण के समक्ष होने आने वाली चुनौतियां। रियासत काल में शिकार अधिक होने के कारण राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। वर्तमान में भी वन्य जीवों के संरक्षण में कई चुनौतियां हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी होगी। एक तो वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, वन भूमि का मानवीय उपयोगों के लिए परिवर्तन करना, अवैध शिकार, कतिपय बांधों के अपलावन क्षेत्र में वन्य जीवों को हानि भी होती है, अकाल के दौरान भोजन व जल की कमी से जीवों की अकाल मृत्यु होना, विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। कोई भी मानवीय या प्राकृतिक कारण से वन्य जीव के प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होते जा रहे हैं। ये तो हो गई उनकी समक्ष चुनौतियाँ। लेकिन अगर हम संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में है कि स्वस्थानीय, इन सीटू और एक्स सीटू। स्वस्थानीय संरक्षण के तहत राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तीन हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। इसी तरह 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 4 बाघ परियोजनाएं, नवीनतम रामगढ़ विषधारी भी हो गया, 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, 2 रामसर स्थल हो गए, घना पक्षी विहार और सांभर। इसी तरह अगर हम एक्स-सीटू बहिर्स्थानीय संरक्षण के संदर्भ में बात करें तो राज्य में 5 जंतुआलय है, 7 मृग उद्यान है। ओके, इसी तरह हम देखिए लेपर्ड के संरक्षण हेतु 2018 में प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत की गई थी, जिसमें झालाना में लेपर्ड सफारी हो गई, इसके अलावा जवई पाली में हो गई। काफ़ी जगहों पर लेपर्ड सफारी प्रारंभ हुई है राजस्थान में। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसी तरह राज्य में ग्रासलैंड पारिस्थितिकीय एवं जीन पूल संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू किया गया। उसके अलावा अगर हम और देखें, ऊंट संरक्षण के हेतु वर्ष 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पशु मेलों का आयोजन करना। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु वर्ष 2019 में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। इन सभी के साथ ही राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 और केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भी राज्य में लागू किया गया। इसी तरह टाइगर के संरक्षण हेतु राज्य में टाइगर गलियारे का विकास भी किया गया है। तो हर जो जीव जंतु है या फिर अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो सभी की चुनौतियां बनाते हुए सभी के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, अलग अलग अगर आप लिखेंगे, प्लस में कोई योजना चल रही है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सभी को बैलेंस करते हुए आपको उत्तर लिखना है। देख सकते हैं रेप्लिका आंसर की। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं तक। नेक्स्ट सीरीज में हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।